मैं हर्षिता गुप्ता। हर्षिता कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है व्हाई इंडिया नीड जीएसटी, प्री जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड पोस्ट जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरा ये जो लेक्चर है मेरा वो 5th लेक्चर है, जिन्होंने मेरे से पहले के 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं और अगर वो जीएसटी के बारे में ब्रीफ नॉलेज चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इससे पहले के 4 लेक्चर्स देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जीएसटी का मीनिंग, जीएसटी क्या होता है और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। आज मैं से बात करूँगी आपसे कि इंडिया को जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों जीएसटी इंडिया के लिए ज़रूरी हो गया एंड जीएसटी को अप्लाई। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है दैट मीन्स कि प्री टैक्सेशन मतलब प्री जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। प्री जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया का मतलब है कि जीएसटी जब अप्लीकेबल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उससे पहले तक इंडिया का जो टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। ठीक है, तो उससे पहले मतलब अप टू, ये डेट याद रखिएगा, अप टू 30 जून 2017, क्योंकि 30 जून 2017 तक ही हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ था और 1 जुलाई ये वो डेट है जब हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। तो हम इसमें आज ये समझेंगे कि प्री जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड पोस्ट जीएसटी। पोस्ट मतलब जब जीएसटी एप्लीकेबल हो गया तो इंडिया का टैक्स जो स्ट्रक्चर था, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर था वो क्या था, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात में बताऊंगी कि व्हाई इंडिया नीड जीएसटी, क्योंकि अगर आप इन दोनों में समझ गए कि पहले का टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या था और बाद में क्या जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर था, तो आप जीएसटी के बेनिफिट्स भी अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ही आपको बता देगा कि क्यों जीएसटी जरूरी हो गया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्री जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, मतलब जीएसटी के अप्लाई होने से पहले इंडिया में टैक्सेशन का क्या स्ट्रक्चर था। डेट है आपका अप टू 30 जून 2017 तक। ठीक है, आपको जैसे कि पता है, इससे पहले वाले मैंने वीडियोस में आपको बताया है कि जो टैक्सेशन है वो 2 टाइप का है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमसे 2 टाइप के कलेक्ट किए जाते हैं टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स जो है वो अब खत्म हो चुका है, उसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो इनडायरेक्ट टैक्स जो था, आपको पता है, मैंने आर्टिकल 245 मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल है 245 उसमें स्पेसिफाइड किया गया है कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की पावर उसमें दी गई है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ था उससे पहले सेंट्रल टैक्स हुआ करता था और स्टेट टैक्स हुआ करता था। ठीक है, तो सेंट्रल टैक्स में हमसे एक्साइज ड्यूटी लेते थे, सर्विस टैक्स लेते थे, सीएसटी लेते थे मतलब सेंट्रल सेल टैक्स लेते थे, कस्टम ड्यूटी हमें पे करना होता था। देन जो स्टेट है ये हमसे कौन कलेक्ट करता था, सेंट्रल टैक्स हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, आपको ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेट टैक्स की, तो स्टेट टैक्स मीन्स जो टैक्स हमसे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमसे वैट कलेक्ट करती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स कलेक्ट करती थी एंड लग्जरी टैक्स कलेक्ट करती थी। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सीन वैट, ये भी जो एक टैक्स है वो हमसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती थी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जब हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते थे, मैन्युफैक्चर मतलब बना रहे हैं तो हम टैक्स देते थे, तो हम एक्साइज ड्यूटी देते थे। जब उसको सेल कर रहे हैं तो हम उस पर वैट देते थे, ये ध्यान रखिएगा। जब हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते थे तो हम ईडी पे करते थे, जब उसको सेल करते थे तो हम वैट देते थे। तो ये 2 तरीके के टैक्स हमको देने पड़ते थे बिफोर जीएसटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल हमसे इतने तरीके के टैक्स लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट हमसे इतने तरीके के टैक्स लेती थी। अभी मैं बता दूंगी आपको, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, एंड सैन वैट का मतलब होता है जब एक स्टेट, मतलब मान लीजिए कि कोई भी एक स्टेट, जैसे कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर जो है
सपोज दैट कि यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है और यूपी में ही सेल हो रहा है तो हमसे वैट लिया जाएगा। बट अगर ये जो यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है और सेल किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है तो हमसे स्टैंड वैट लिया जाएगा। अभी मैं आपको और आगे डीप में बताऊंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये तो बात हो गई हमसे, ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये है प्री जीएसटी, मतलब जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ था उससे पहले इस तरीके से हमसे टैक्स लिया जाता था। फिर हम बात करते हैं पोस्ट जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। पोस्ट जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, आपको जैसा कि पता है कि जीएसटी जो है वो एक सिंगल टैक्स है, ठीक है। इससे पहले मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था ये एक सिंगल टैक्स है। और ये टैक्स जो है यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ये टैक्स सप्लाई, जैसे ही हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जब करेंगे हमसे तब तक टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा जब तक हम गुड्स, जैसे कि आपको नाम से पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये सिंगल टैक्सेशन है, सिंगल टैक्सेशन है। और ये जब तक गुड्स एंड सर्विसेज की हम सप्लाई नहीं करेंगे तब से हमसे टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये किस पे अप्लीकेबल होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लीकेबल होता है। सप्लाई के बारे में आपको सेक्शन 7 में आगे मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट प्री जीएसटी हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं तो टैक्स देंगे, सेल कर रहे हैं तो टैक्स देंगे, अगर हम मतलब कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्स दे रहे हैं तो भी हम टैक्स देंगे, ठीक है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो भी हम टैक्स देंगे। तो पोस्ट जीएसटी अब ध्यान रखिएगा, पोस्ट जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया में मतलब 1 जुलाई 2017 के बाद से जो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से कहते हैं बदल गया। जैसे ही ये आया तो हमसे डायरेक्ट टैक्स के नाम पे इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स ही लेते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर चेंज आ गया। मेजर चेंज क्या आया चलिए बात कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट टैक्स, हमसे दो तरीके के टैक्स लिए जाते हैं, इंट्रा स्टेट टैक्स एंड इंटर स्टेट टैक्स, ध्यान रखिएगा दो तरीके के हैं। अभी मैं जब आपको आगे जीएसटी का पूरा मॉडल समझाऊंगी उसमें मैं आपको इसको बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगी क्योंकि ये उसका पार्ट है। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो इंट्रा स्टेट टैक्स में दो तरीके के टैक्सेस हैं, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। C स्टैंड फॉर सेंट्रल एंड S स्टैंड फॉर स्टेट जीएसटी। तो ये मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री में जब मैंने पढ़ाया था इसकी पहले वाली वीडियो में उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी ध्यान रखिएगा, ये तब होगा, इंट्रा का मतलब होता है, ध्यान रखिए इंट्रा, यहाँ पे जो इंट्रा वर्ड यूज है, इंट्रा का मतलब ये है कि कोई चीज यूपी, ठीक है, यूपी में ही मैन्युफैक्चरर हो रही है और यूपी में ही सेल हो रही है, ठीक है, समझ में आया आपको। मतलब एक स्टेट में ही, जैसे कि मान लीजिए अगर एक ही स्टेट में उसको बनाया जा रहा है, उसी स्टेट में उसको सेल किया जा रहा है तो हम पे इंट्रा स्टेट टैक्स लागू होता है। इंट्रा स्टेट टैक्स जो है उसमें सेंट्रल जीएसटी लगता है, स्टेट जीएसटी लगता है। जैसे कि सपोज दैट ये मार्कर, अब ये मार्कर की जो वैल्यू है ये 20 रुपीज है, ठीक है, और ये 20 रुपीज इसकी मार्कर की वैल्यू है एंड ये मैन्युफैक्चरर भी यूपी में हुआ और ये सेल भी यूपी में हो रहा है। अब इस 20 रुपीज में अगर हमसे ये कहा जाए कि 4 रुपीज टैक्स हमसे कलेक्ट किया जा रहा है तो 4 रुपीज में से 2 रुपीज का जो टैक्स है वो हमसे सीजीएसटी मतलब सेंट्रल ले लेगी और 2 रुपीज का जो टैक्स है वो हमसे कौन ले लेगा, स्टेट ले लेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंट्रा का मतलब होता है कि जो चीज अगर कहीं पे एक जगह पे प्रोड्यूस हो रही है उसी जगह पे सेल हो रही है तो हमसे इंट्रा टैक्स लिया जाता है, ठीक है। और इंट्रा टैक्स में दो तरीके के टैक्स होते हैं, मतलब हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है और हमसे स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है। अब बात कर लेते हैं हम इंटर स्टेट टैक्स। इंटर स्टेट टैक्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज, मान लीजिए कि जैसे कि ये मार्कर ही है और मार्कर जो है वो मैन्युफैक्चरर हो रहा है यूपी में और उसका सेल हो रहा है अदर स्टेट में, ठीक है, उसका सेल जो हो रहा है वो अदर स्टेट में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सो उस टाइम पे हमसे कौन सा टैक्स लिया जाएगा, इंटर स्टेट टैक्स। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स हमसे सिर्फ कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल कलेक्ट करती है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ कि पोस्ट जीएसटी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में आपका एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, इसको खत्म कर दिया एक तरीके से इस टैक्स को, एंड सर्विस टैक्स को भी खत्म कर दिया गया, जो सीएसटी था उसको भी खत्म कर दिया गया।
एंड वैट भी आपका खत्म हो गया। तो ये कुछ टाइप के टैक्सेस हैं जो हमारे खत्म हो गए आफ्टर द जीएसटी। ये एक तरीके से कह सकते हैं खत्म हो गया। बट ये ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू जीएसटी बट एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इसको अलग रखा गया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी हमारी लगती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। हमने आपको बताया था अगर हम कोई भी नेशनल लेवल पे परचेज कर रहे हैं, डोमेस्टिक परचेज कर रहे हैं तो हम जीएसटी पे करेंगे, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कस्टम जो है वो टैक्स पे करेंगे। तो इसको सिर्फ जीएसटी से अलग रखा गया है। सो अब मैं आपको ये तो आपको समझ में आ गया कि इतने सारे टैक्सेशन, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि व्हाई इंडिया नीड जीएसटी, बिकॉज अब हम आपको न्यूमेरिकली लेके एक समझाएंगे कि पहले हमसे कैसे किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता था और अब हमसे किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं। बात कर रहे हैं हम व्हाई इंडिया नीडेड जीएसटी। अब हम आपको समझाएंगे कि इंडिया को जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। बिकॉज व्हेन यू बाय समथिंग यू ऑफन पेड टैक्स ऑन टैक्स। आप देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि जब भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स देते हैं। तो इसको हटाने के लिए, और इसको कहते हैं व्हेन यू बाय समथिंग यू ऑफन पे टैक्स ऑन टैक्स इटसेल्फ। अपने आप ही हम टैक्स के ऊपर टैक्स देते हैं। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए ही हम जीएसटी लेके आए। चलिए समझते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, कैसे हम टैक्स ऑन टैक्स देते हैं। बात कर लेते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया है प्री जीएसटी का एंड ये मैंने डायग्राम चल रहा है पोस्ट जीएसटी का। अब मैं आपको समझाती हूँ कि प्री जीएसटी में टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज इन द प्रोसेस। मतलब यहाँ पर प्री जीएसटी में जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ था तो हमसे ईच एंड एवरी प्रोसेस में हमसे टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए ये जो मार्कर है इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जब गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते थे, जब जैसे मैन्युफैक्चर के लिए हम ऑब्वियसली क्या लेंगे, रॉ मटेरियल। जब हम रॉ मटेरियल लेते थे तो हम एक्साइज ड्यूटी पे करते थे और एक्साइज ड्यूटी हमसे जो है वो सेंट्रल लेवी करता था हम पर। सेंट्रल इन द सेंस कि वो हमसे जो कलेक्ट करता था वो सेंट्रल हम पे लगाता था और सेंट्रल हमसे लेता था। जब हम उसको सेल करते थे तो हमें वैट देना पड़ता था। वैट जो है वो हमसे लोकल स्टेट लेता था, ठीक है, लोकल स्टेट कोई भी। और ये कौन लेवी करता था, वहां पे स्टेट लेवी करता था। क्लियर। फिर अगर हम उसको रिटेलर को हम उसको या इंटर स्टेट उसको सेल करते थे, इंटर स्टेट मतलब अपने राज्य में ही फिर उसको फिर से सेल करते थे। सो हमें क्या देना पड़ता है, एक तरीके से ये हमने मैन्युफैक्चरर कर लिया, ये हमने होलसेलर को दिया, होलसेलर वैट देता था, जो होलसेलर है वो रिटेलर को देता था, रिटेलर जो है वो सीएसटी पे करता था। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स हमसे कौन लेता था, सेंट्रल लेवी करता था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती थी। सर्विसेज जो सर्विसेज पे जो हमें टैक्स देना होता था, सर्विस टैक्स, वो हम पर सेंट्रल लेवी करती थी और सेंट्रल ही कलेक्ट करती थी। दिस प्रोसेस इज प्री जीएसटी। मतलब जीएसटी से पहले जो हमने आपको टैक्स स्ट्रक्चर बताया था कि हमसे बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, अब हम आपको भी समझाएंगे इस न्यूमेरिकल के थ्रू कि कैसे हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स देते थे जो कि अनजस्टिस है। ठीक है, बात करते हैं पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी सोच लीजिए हमें इतने टैक्स देने से बच गए हम देखिए, हमने आपको जीएसटी में बताया था कि जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करेंगे, जब तक हम सप्लाई नहीं कर रहे हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। तो जैसे ही हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करेंगे तभी हम अपने टैक्स को पे करेंगे। तो आफ्टर द जीएसटी, पोस्ट जीएसटी की अगर हम बात करें तो सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेंगे देन उस पर हम जीएसटी देंगे। और जीएसटी हमसे कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलकर हमसे कलेक्ट करते हैं। बात कर लेते हैं हम अब उसको, हम आपको प्री जीएसटी जो है विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम टैक्स और टैक्स देते थे, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। और कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए ही जीएसटी आया। बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये पेन है, इसको बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। अब बाय द रॉ मटेरियल, देखिए ध्यान रखिएगा, ये मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर मतलब जो बना रहा रॉ मटेरियल ट्रेडर के पास गया, देन कंज्यूमर के पास गया। ओके,
सो बात करते हैं जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, सपोज दैट कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, ध्यान रख दीजिएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है। अब उस 100 रुपीज पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज और, मैं यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो सेम ले रही हूँ, 10% मैंने लिया है, वो सेम है, वो उसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। सो हम उसके थ्रू इस एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। सो रॉ मटेरियल जब मैंने परचेज किया उसकी कॉस्ट जो थी वो 100 रुपीज थी, और उस 100 रुपीज पे हमें 10% टैक्स देना है, ठीक है। सो 10% टैक्स दिया तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज, देन टोटल कॉस्ट हमारी हो गई 110 रुपीज, ओके। अब 110 रुपीज हमारी जब टोटल कॉस्ट हो गई, तो जब बायर जो है, मतलब जब हमने रॉ मटेरियल जब हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ना, तो 110 में उसने 40 रुपीज, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 40 रुपीज, दैट मीन्स कि उसने अपना 40 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया। 40 रुपीज प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो हमारी कॉस्ट हो गई वो 150 हो गई। अब देखिए कर लेते हैं, जब वो रॉ मटेरियल परचेज किया, जैसे कॉस्ट 10 रुपीज है, उस पर 10% उसने टैक्स दिया, तो उसकी कॉस्ट हो गई 110 रुपीज। फिर उसने 40 रुपीज, अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अपना 40 रुपीज उसने प्रॉफिट ऐड किया, जब 40 रुपीज वो प्रॉफिट ऐड करेगा तो जो अब कॉस्ट हो जाएगी वो 150 हो जाएगी। 150 पे उसने जो है वो टैक्स दिया 15। अब 150 का जो 10% है वो 15 हो गया, तो जो 15 हो गया, तो आप देखिए 150 प्लस 15 इज इक्वल टू 165। अब यहाँ पे जब वो जो है टैक्स सेल करेगा इसको, देखिए यहाँ पे लिखा है वैल्यू एडेड वैल्यू, तो आप देखिए 165 में उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 30 रुपीज, देन 165 प्लस 30 इज इक्वल टू 195। अब 195 मतलब अब 195 जो कॉस्ट है उसको जब वो सेल करेगा तभी वो 10% टैक्स देगा। सो 10% टैक्स क्या हो गया, 195 का 10% 19.5। अब उसकी जो कॉस्ट आ गई वो हो गई 214.50 पैसा, ठीक है। तो ये उसने वैट दिया, और जब वो मतलब कि रिटेलर को सेल करेगा तो देन रिटेलर को भी 10%, अब रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। सपोज दैट कि 214 में उसने 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया, तो 234 रुपीज 50 पैसा ये उसकी कॉस्ट हो गई। अब उसको फिर से उसको टैक्स देना है 23 रुपीज, 10% इसका निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, सो कितना जाएगा 23.45 पैसा, ठीक है। तो 23.5 पैसा उसने फिर से टैक्स दिया, एंड तब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 257.95 पैसा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट है 190 रुपीज की कॉस्ट पे हमने कितना टैक्स दे दिया, 67.95 पैसे जो है मैंने टैक्स दिया, देन टोटल कॉस्ट हमारी 257.95 हो गई। सो अब मैं समझती हूँ, अब मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे कि जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो क्या होता है। देखिए जब हमने यहाँ पे 10 रुपीज टैक्स दे दिया, फिर जब इसमें हम 150 रुपीज पे टैक्स दे रहे हैं, तो इसमें ये 10 रुपीज भी इंक्लूड है, मतलब उस 10 रुपीज पे भी हम टैक्स दे रहे हैं जो हम पे कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने 15 रुपीज टैक्स दे दिया, फिर के 15 रुपीज, ये 195 रुपीज भी इंक्लूडेड है, मतलब इस 15 रुपीज, अब टोटल हम 25 रुपीज पे टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो इसी को ही हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। एंड यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड एनी ऑफ स्टेट। इनपुट क्रेडिट मतलब अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे जब रॉ मटेरियल पे जो है वो टैक्स दे चुके हैं, तो ये 10 रुपीज का जो टैक्स है वो हमारा क्रेडिट हो जाना चाहिए, मतलब जो अब हमें टैक्स देना है वो 5 रुपीज होना चाहिए, है ना। एक तरीके से देख सकते हैं, जब क्योंकि ये जो 15 रुपीज है इसमें हम 10 रुपीज तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे 5 रुपीज टैक्स देना चाहिए। तो बट यहाँ पे इनपुट क्रेडिट, इसी को कहते हैं इनपुट क्रेडिट, मतलब ये जो होता है इनपुट क्रेडिट होता है, जो कि यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि देखिए हमने जब मैन्युफैक्चरर से बायर से मैन्युफैक्चरर में कन्वर्ट हुए तो हमने एक्साइज ड्यूटी दी, फिर मैन्युफैक्चरर से जब हमने उसको लोकल मतलब सेल किया तो हमने वैट दिया, देन जब मैंने उसको फिर अगेन सेल किया तो हमने क्या दिया, CST दिया। तो आपको पता है कि एक्साइज ड्यूटी, देखिए वैट एंड जो आपका है सेल टैक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि वैट जो होता है वो हमसे वैट जो है वो हमसे सेंट्रल स्टेट टैक्स होता है, और जो हमारा
एक्साइज ड्यूटी है और जो हमारा सेंट्रल सेल टैक्स है वो हमसे सेंट्रल जो है वो कलेक्ट करती है, मतलब सेंट्रल टैक्स होता है, ठीक है। तो इनपुट क्रेडिट रूल कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी क्लेम टू ईच अदर, बिकॉज जो वैट है वो हमसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जो एक्साइज ड्यूटी और जो CST है मतलब सेंट्रल सेल टैक्स वो हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में क्लेम नहीं कर सकते, हम उन दोनों से एक दूसरे को आपस में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सो बात करते हैं CST ऑल्सो भी कैन नॉट बी क्लेम एट ऑल, क्योंकि CST जो है वो भी हमसे सेंट्रल लेती है, इसलिए हम उसको भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स दिया, ये एक सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से GST की हमें जरूरत पड़ी। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों GST की जरूरत पड़ी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि पोस्ट GST टैक्स कितना हमें देना पड़ा। ओके, चलिए बात करते हैं। बात कर रहे हैं हम GST, अब इसके बारे में बात करेंगे, इसी की एग्जांपल को हम GST के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ठीक है। सो पोस्ट GST क्या हुआ है, GST इज रेस्क्यू दी कैस्केडिंग इफेक्ट, GST ने कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया। कैसे, चलिए जानते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तब हमने टैक्स दिया 10%, और ये 10% जो अमाउंट है ये इसमें इंक्लूड थी, और उस अमाउंट पे भी हमने टैक्स दिया, दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। अब हम देखेंगे GST में हम इससे कैसे बचते हैं। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे एक कॉलम हमने देखिए, हमने आपको इससे पहले में ये बताया था कि यहाँ पे जो इनपुट क्रेडिट फैसिलिटी होती है टैक्स की, जैसे कि हम टैक्स यहाँ पे दे चुके हैं तो हमें एक्चुअल 5 रुपीज ही टैक्स देना चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। बट आफ्टर द GST टैक्स इज ओनली ऑन वैल्यू एडेड, जितनी वैल्यू ऐड होगी हमें सिर्फ उस पर टैक्स देना है। दूसरी चीज कि टैक्सेस ऑलरेडी पेड कैन बी क्लेम्ड इन इनपुट क्रेडिट, अगर हम किसी चीज पे टैक्स दे चुके हैं और दोबारा हमें टैक्स देना है तो इनपुट क्रेडिट की फैसिलिटी आफ्टर द GST इज अवेलेबल। चलिए देखते हैं कैसे। अब बात करते हैं, जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज थी, हमने 10% टैक्स दिया, तो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी टैक्स की कितनी बनी, 10 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 110। अब मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया 40 रुपीज, देन 110 में 40 ऐड किया, 150 हो गया। अब 150 पे टैक्स लायबिलिटी टैक्स परसेंट की रेट से, देखिए टैक्स परसेंट की रेट से हमने टैक्स दिया, मतलब हमने वैट दिया, तो कितना हो गया 10% 150 का 15 रुपीज। अब देखिए कितनी वैल्यू ऐड हुई है यहाँ पे, हम ऑलरेडी 10 रुपीज का टैक्स दे चुके थे, अब हमें 15 रुपीज टैक्स देना है। तो जब 10 रुपीज का हम टैक्स दे चुके हैं तो हम क्या, अब कितना हमें टैक्स देना होगा, एक्चुअल में 15 में से हम टैक्स को माइनस कर देंगे, मतलब इनपुट क्रेडिट जो भी है, इनपुट क्रेडिट माइनस एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। जब 15 में से हमने एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हमारे पास कितनी बनेगी, 15 में से हम 10 रुपीज टैक्स दे चुके हैं तो एक्चुअल लायबिलिटी हमारे ऊपर बनी 5 रुपीज। तो यही फैसिलिटी जो है वो GST में आई है, मतलब जो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है जिस चीज पे हम टैक्स दे चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने 15 रुपीज टैक्स दिया था और ये मिलके 165 हो गया था, बट GST में हमें इनपुट क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। अगर हम किसी चीज पे टैक्स दे चुके हैं, यहाँ पे जैसे टैक्स 10 रुपीज हमने दे दिया था, तो अब वो टैक्स रुपीज जो 10 रुपीज टैक्स है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, 15 माइनस 10 करेंगे तो एक्चुअल जो टैक्स लायबिलिटी वो हमारे ऊपर कितनी बनी, 5 रुपीज की। तो अब अगर हम बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट हमें कितनी की पड़ी, भाई हमने 15 तो टैक्स दिया नहीं, हमने 5 रुपीज टैक्स दिया, तो 150 रुपीज प्लस 5 रुपीज, 155 रुपीज हमारी टोटल कॉस्ट होगी। ओके, सो 155 रुपीज टोटल कॉस्ट, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने अपना 30 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया, देन 30 रुपीज प्रॉफिट ऐड करने के बाद उस जो कॉस्ट हो गई 185 रुपीज हो गई। सेम एज इस पे भी हम 10% टैक्स देंगे तो 185 पर 10% निकाल लेंगे तो 18.5 रुपीज हुआ, 18.5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी वैल्यू, हम ऑलरेडी 18.5 रुपीज में 15 रुपीज जो है वो टैक्स पे कर चुके हैं, तो एक्चुअल हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, तो हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमसे कहती है अगर आप किसी चीज पे टैक्स दे चुके हैं आपको दोबारा उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टैक्स इज ओनली ऑन वैल्यू एडेड, जितनी वैल्यू ऐड होगी आपको उस पर टैक्स देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से को एक तरीके से हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं।
सो अब कितनी वैल्यू इसमें ऐड हुई, 15 से 18.5 हो गया, मतलब 3.5 रुपीज की वैल्यू ऐड हुई। तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इज 3.5 रुपीज। अब 185 में हम 3.5 रुपीज ऐड करेंगे, 188.5 रुपीज हो गया। अब यही जो है वो फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा, और फाइनल कंज्यूमर को बेचने के लिए इसमें 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया। सो 188.5 रुपीज प्लस 20 इज इक्वल टू 208.5 रुपीज। अब इस पे भी वही चीज है, 10% सेम वही प्रोसेस, 10% टैक्स देना है, तो 108 पर 10% की रेट से टैक्स हो गया 20.85। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात करते हैं कि अब 20.85 में हम 18.5 पैसा टैक्स दे चुके हैं, तो एक्चुअली जो हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है, 2.35 की बनी। तो अब 208.5 में हम 2.35 ऐड करेंगे तो 210 रुपीज 0.85 पैसा। तो एक्चुअल कॉस्ट अब हमारी कितनी हो गई, 210 रुपए 85 पैसा। क्लियर। अब कंपैरिजन करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट 190, यहाँ पे भी एक्चुअल कॉस्ट 190। यहाँ पे हम टैक्स दे रहे थे बिफोर द जीएसटी 67.95 पैसा, बट आफ्टर द जीएसटी हमें टैक्स कितना देना है, 20 रुपीज 0.85 पैसा। अब सोचिए कितना डिफरेंस है इसमें, करीब 50 रुपीज का डिफरेंस है, मतलब 50 रुपीज हमारे आफ्टर द जीएसटी सेव हो गए। कॉस्ट यहाँ पे हो गई थी 57.95। अब यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी है, 210.85 रुपीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मेन रीजन था हमारा व्हाई द जीएसटी इज नीडेड इन इंडिया। देन वो रीजन था आपका टैक्स ऑन टैक्स, जो इट सेल्फ लगता था जब भी हम कोई भी चीज खरीदते थे हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स देते थे, तो उसको खत्म करने के लिए जीएसटी आया और जीएसटी ने इसको पूरी तरीके से खत्म किया। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे के बारे में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।